हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुमाक्सा क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 2। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है ना। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से एक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट के आते टाइम मिस गवर्नेंस था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका था, करप्शन तो उस लेवल तक पहुंच गया था कि जिस लेवल पे कंपनी तो गरीब हो रही थी, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी थे ना, एआईसी के जो कर्मचारी थे, तो इतने ज़्यादा अमीर हो रहे थे कि वो एक अरिस्टोक्रेटिक कल्चर को जन्म दे रहे थे। ठीक है। तो और वो उसको फॉलो भी कर रहे थे क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त ऐसा था कि अरिस्टोक्रेटिक कल्चर इतना ज़्यादा डोमिनेट था, इतना ज़्यादा डोमिनेट करता था कि वो लोग उसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर बस भ्रष्टाचार करते चले जा रहे थे। ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर हमें, और यहाँ पर आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के अंदर भी डायरेक्टली बात पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक ग्राफ है कि अभी रूल 1773 से लेकर के 1858 तक रहा। उसके बाद जब इतना ज़्यादा मिस गवर्नेंस हो गया था, तो यहाँ तक आते आते फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी ये बात कि हम जो है पूरी सत्ता, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अपने हाथ में लेंगे, और फिर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लॉन्च किया। उसके साथ फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक ये सिलसिला चलता है। उसके बाद ये भारत देश आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी बहुत दूर है अभी। ठीक है। हम लोग अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अभी आज़ाद होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग धीरे धीरे सारी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो वो जो इंग्लैंड के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वहाँ का जो कंपनी एक्ट था उसके हिसाब से बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थी उस तरह की मोनोपोली दूसरी किसी भी इंग्लैंड की कंपनी या यूरोपियन पावर के पास नहीं थी उस वक्त, क्योंकि इंग्लैंड में सिर्फ एक कंपनी तो थी नहीं। इंग्लैंड में सिर्फ ईआईसी नहीं थी, इंग्लैंड में और भी कंपनियां थी जो व्यापार करना चाहती थी। लेकिन इंग्लैंड की जो ईआईसी कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर इतने ज़्यादा रिच मर्चेंट्स थे कि इन्होंने मोनोपोली ले ली। मोनोपोली किस चीज़ की? मोनोपोली ऑफ ट्रेड की। ठीक है। तो दूसरे जो कंपनीज थी उन्होंने इस मोनोपोली को नहीं ले पाया। इस वजह से ये भी कारण था कि ईआईसी जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। ठीक है ना। क्योंकि वो भर भर के पैसा देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझा दी कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, और ऐसा हुआ भी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दिया गया। ये मोनोपोली लेकर के वो इंडिया के अंदर आती है। इंडिया के अंदर आने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में भाई डिसाइसिव बैटल हुए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद होता क्या है कि 1765 के अंदर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स ये लोग लेते कहाँ के हैं? दीवानी राइट्स ये लेते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन तीन जगहों के इन्हें दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब इन लोगों ने बोला कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए आप। जी हाँ, हमारे यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे ना, उनसे ये बात बोली कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए आप, रेवेन्यू देखेंगे हम, पैसा कलेक्ट हम करेंगे, और आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। तो हमें रुपया भी तो चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको एक एनुअल सम दिया करेंगे, हम पैसे आपको देंगे चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पैसा इकट्ठा हम करेंगे, देंगे हम आपको। ठीक है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोल दी। अब देखिए, इतनी ज़्यादा इसकी एक वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी ज़्यादा बढ़त हो गई थी कि ब्रिटिश के अंदर एक जर्नल जो है प्रिंट हुआ था। उस जर्नल में यहाँ तक बोल दिया था कि दुनिया में अगर कोई सबसे प्रॉमिसिंग जॉब है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लास 1 ऑफिसर की है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर एरिस्टोक्रेटिक कल्चर था उस वक्त। आज तो इंसान हर तरीके के मिल रहे हैं आपको। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम उस वक्त क्या था ना, उस वक्त एरिस्टोक्रेटिक कल्चर था। तो उसको फुलफिल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो उस चीज़ को फुलफिल कर रहे थे। यहाँ आते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, आराम से निकल जाते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी थी कि यहाँ पर ये लोग जा करके सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कंपनी को डाउन कर रहे हैं, और ये लोग अपना पैसा कमा करके यहाँ इंग्लैंड के अंदर आकर के एरिस्टोक्रेटिक मजा ले रहे हैं एकदम से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ, उनने एक गोपनीय रिपोर्ट बनाई और उसको ब्रिटिश संसद के सामने रखा कि भाई इस तरीके से ईआईसी का गवर्नेंस होगा। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं ना आप, ये उसी रिपोर्ट की एक झलक है। पास हुआ। पास होने के बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ का जो भ्रष्टाचार है और साथ साथ में जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन प्लस मिस गवर्नेंस, इसको टैकल करना है। इसके लिए हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे। कंट्रोल करने की बात की। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने की बात की। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग किया और अलग नहीं किया, इसको रिकग्नाइज़ किया पहली बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको रिकग्नाइज़ किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया वैरेन हेस्टिंग जी को। उसके साथ साथ जो प्रोविंसेस थे ना, उस प्रोविंसेस थे। अब देखिए, मैं उन 3 प्रोविंसेस को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो हो गया आपका बंगाल प्रोविंस। ठीक है। ये होगा आपका बॉम्बे प्रोविंस। ये हो गया आपका मद्रास प्रोविंस। अब मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस को सबऑर्डिनेट कर दिया किसके? बंगाल प्रोविंस के। इन दोनों को कर दिया डाउन और इसको कर दिया अप, सिर्फ नाम। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और खेल खेल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, उसमें 4 मेंबर बोल दिए। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम था पता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब था कि लॉ को इंप्लीमेंट कराना।
जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो आपके डिसीजंस होंगे, वो डिसीजंस इनके बिना नहीं हो सकते। अब देखिए, ये हो गया 4, ये हो गया +1 जीजी, गवर्नर जनरल हो गया ये बंगाल का, प्लस ये 4 लोग हो गए। अब सोचिए अगर कोई मैटर है उस पर, अब इनने बोला, इन 4 लोगों ने बोला कि भाई ये काम होगा, तो फिर वही काम होगा। क्यों? क्योंकि वीटो पावर गवर्नर जनरल को नहीं दी गई थी। यही एक कारण है जो इसकी शॉर्ट कमिंग बनेगा। शॉर्ट कमिंग बनने के बाद, 1773 का शॉर्ट कमिंग बनने के बाद, यही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर इन्हीं चीज़ों को, इन शॉर्ट कमिंग को पूरा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं आप बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था वो। लॉर्ड एम्पी उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं। 1773 के अंदर ये बात आई थी। 1774 के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट बना दिया है। ठीक है, स्पेशल बात बोली गई कि वहाँ के जो लोग हैं उनसे कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल किसी भी प्रकार की ब्राइब नहीं लेगा, उसकी डिमांड नहीं करेगा। प्रोहिबिट कर दिया, बिल्कुल प्राइवेट ट्रेड से एकदम से प्रोहिबिट कर दिया। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए जो अलग अलग एग्जाम्स में भी आते हैं, यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ साथ अलग जो एग्जाम्स उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जजेस थे। अब देखिए, अगर इसी की बात आ जाए ना, इस लाइन पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो चीफ जस्टिस हुआ करता था, इसको अपॉइंट कौन करता था? आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता था उस वक्त के, आज के नहीं, आज का तो सब पता होगा आपको, उस वक्त का। ठीक है, आप मुझे बताइए पहले, आंसर मैं थोड़ी देर में बता दूंगा इसका। ठीक है, तो कोर्ट हर्ड केसेस विद द हेल्प ऑफ जूरी। जूरी बना दी गई एक। जूरी में आम लोग होते हैं, आमतौर पर आम ही लोग होते हैं। भारत के अंदर आप जब देखते हैं जो जूरी बनती है उसमें आम लोग होते हैं, लेकिन इसमें सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश के लोग थे। तो जूरी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप केस सुन रहे हैं वो भारत का और वहाँ पे लोग हैं सब ब्रिटिशर्स उसमें। तो ये भी एक शॉर्ट कमिंग के तौर पे इसको मैं देखता हूँ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर 24 मेंबर्स थे। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते थे रेवेन्यू और सिविल मिलिट्री की। ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटिश संसद के अंदर। अब आप बोलेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है सर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी कोई एक इंसान से तो बनी नहीं थी भाई। कंपनी क्या कोई किसी एक इंसान से बन जाती है क्या? कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, और वो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं ना भाई, उनको सबको मुनाफा चाहिए कुछ ना कुछ। तो उन्हीं जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्हीं शेयर होल्डर्स में से भाई रिच मर्चेंट्स थे सारे, वो तभी तो उन्होंने मोनोपोली ले पाई ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो रिच मर्चेंट जितने भी थे, ये इन्होंने बोला कि भाई हमें भी तो कंपनी के उसमें आप लाइए, मेन जो मुख्य धारा है उसके अंदर जोड़िए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप भी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना लीजिए। इसके अंदर सारे के सारे वही मेंबर्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना उसके शेयर होल्डर थे और रिच मर्चेंट थे। तो इसका जो टर्म होता था वो 1 साल का होता था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1 से बढ़ा करके 4 कर दिया। ठीक है, ये प्लीज़ आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 4 कर दिया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल थे, साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 लोगों की, उनका जो कार्यकाल होता था 5 वर्ष होता था। ठीक है, जो ये वाले लोग देख रहे हो ना आप, इनका जो कार्यकाल था वो 5 ईयर्स होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए अगर इनको हटाना पड़ जाए, भाई सारी चीज़ें आपको समझनी है। ये देखिए, ये जो लेक्चर रहेगा ना कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। क्वेश्चन का यूपीएससी पूछ देती है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 4 मेंबर थे उनको अगर हटाने की जरूरत पड़ जाती है तो इनमें से कौन उनको हटाएगा? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये जो होते, क्योंकि यही तो रिच मर्चेंट थे, ये इंप्लीमेंट भी चीज़ों को कराते थे, साथ साथ में इनका ही मेन रोल था। ये बोलेंगे कि भाई देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये वाला मेंबर सही से काम नहीं कर रहा, हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, गवर्नर जनरल को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी करके इन्होंने बोला। तो उसके साथ साथ क्या होगा, ब्रिटिश सम्राट के सामने वो मामला जाएगा और ब्रिटिश सम्राट उसको हटा देगा। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। अब 1773 का जो रेगुलेशन था वो जरूरी क्यों था? क्यों? क्योंकि ड्यूल सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा ही मज़ा उठा रहे थे। क्यों? इसलिए क्योंकि ड्यूल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन तो दे दिया था ना आपको, रेवेन्यू ले लिया था खुद, इसके बीच में हो गया था गैप होने की वजह से पैसा तो इनके पास जा रहा था सारा, लेकिन वो तो पैसा कर्मचारी उठा रहे थे। तो ना तो नवाब खुश थे, ना ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फल फूल रही थी, और ना ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश थी। टोटल मिस गवर्नेंस हो गया, माल प्रैक्टिसेस होने लगी। मिस गवर्नेंस के साथ साथ माल प्रैक्टिसेस भी बढ़ गई थी। सीनियर ऑफिसर्स जो थे, मैंने बोला ना कि ए ग्रेड जो ऑफिसर्स थे ना, वो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीना चाहते थे। उसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी उस वक्त बहुत ज़्यादा आ गए थे। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा नहीं जा रहा था, इसलिए 1 मिलियन पाउंड का जो है लोन अप्लाई किया था EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। 1770 के अंदर फेमाइन आ गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू वैसे ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोगों की फसलें नहीं हुई,
तो इस वजह से लोगों ने जो है रेवेन्यू नहीं दे पाया EIC को, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भाई मैसूर में जो हैदर अली थे ना, इन्होंने अलायंस कर लिया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ और मराठा के साथ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए जो हैदर अली थे ना, ये हैदर अली, इन्होंने मराठा प्लस निज़ाम ऑफ हैदराबाद इनके साथ कर लिया अलायंस। तो ब्रिटिशर्स की थी हालत ख़राब, बड़ा पैसा लग रहा था, ठीक है। अल्टीमेट जो है विजय ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है इन्हें रेवेन्यू और फाइनेंशियल लॉस हुआ था कि उसकी वजह से ये कंपनी और ज़्यादा घाटे में चली गई थी। ज़बरदस्त टक्कर मिल रही थी इन लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। तो ये एक आखिरी पॉइंट था इसका, लेजिस्लेशन क्यों था, ये मैंने पूरा आपको पहले बता दिया, यानी पिक्टोग्राफिक फॉर्म में यहाँ पर रख दिया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है, कि इसमें जो है ये गवर्नर जनरल था और ये सारे लोग जो थे, ठीक। उसके साथ साथ ये मैं आपको बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है मैंने। अब देखिए कि शॉर्ट कमिंग क्या थी भाई। शॉर्ट कमिंग में एक तो वीटो पावर नहीं थी, मैंने आपको पहले 4 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे ना, वो मेंबर अपने हिसाब से अगर किसी पॉइंट को अगर अपने हिसाब से घुमाना चाहते तो आराम से घुमा सकते थे। क्यों? क्योंकि अकेले जीजी के पास इतनी पावर नहीं थी, गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जो क्लैरिफिकेशंस थे कि भाई किस केस में आप कितना करोगे, वैसे 500 रुपये के ऊपर के केसेस थे उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाते थे, ठीक है। तो वेल डिफाइन नहीं थी उसकी पावर, ठीक है, ये चीज़ थी। और करप्शन को मेजर करने, करप्शन को स्टॉप करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसा वो नहीं किया गया था कि भाई जो है करप्शन को स्टॉप करने के लिए ये पॉइंट में डाल रहा हूँ। सिर्फ एक पॉइंट था कि भाई ब्राइब मत लीजिए आप, क्या सिर्फ ब्राइब ना लेने से क्या करप्शन क्या खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना, कि कोई मैकेनिज्म नहीं था। ये बन तो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 2073 बन तो गया, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं था कि गवर्नर जनरल जो अपनी जो एक रिपोर्ट भेजता था ना काउंसिल के पास, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है ना। तो ये सारे शॉर्ट कमिंग के तौर पर आ गए। शॉर्ट कमिंग आने से फिर क्या हुआ, ये शॉर्ट कमिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर देखे जाएंगे 1781 के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर यहीं तक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये था। इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो आपकी, प्लीज़ आप कमेंट के अंदर जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।